हेलो ऑल। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 स्टडी करें तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक फेडरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट की क्लियरली पावर डिफाइन करी गई हैं कि कौन से ऐसे मैटर हैं जहां पर सेंटर लेजिस्लेशन बना सकता है, कौन से ऐसे मैटर हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेशन बना सकता है। ठीक है, तो हमारे देश में सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ साथ जो इंटर स्टेट रिलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसमें 28 स्टेट हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है अगर हम अपने देश की स्मूथ फंक्शनिंग चाहते हैं और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, हमारे देश में इंटर स्टेट काउंसिल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। 1950 से हमारे देश में इंटर स्टेट काउंसिल नहीं थी, लेकिन बाद में 1990 में जनता दल गवर्नमेंट के टाइम पर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने एक इंटर स्टेट काउंसिल हमारे लिए स्टेब्लिश करी 1990 में। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूं जो है इंटर स्टेट काउंसिल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस लेक्चर को एंड तक पक्का देखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने जो कमेंट हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग वो भी पक्का दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंटर गवर्नमेंट है और बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो डिफरेंट स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं इनके बीच में भी तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। पंजाब हरियाणा के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, हिमाचल और पंजाब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर सारे स्टेट के लोग बैठें, उनके लीडर बैठें और डिस्कशन करें। जो भी आपस में डिस्प्यूट हैं, जो भी इश्यूज उनको आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहां पर सब आए कि आओ एक मेज पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने जो डिस्प्यूट हैं उनको बातों के थ्रू खत्म करते हैं। तो ऐसा ही एक मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, आर्टिकल 263, कौन सा आर्टिकल याद रखिएगा सबसे पहले, आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए, एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए ताकि स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, उसके साथ साथ सेंटर और स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बढ़े। तो एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए और किसके द्वारा बनाई जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाए। ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी। आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं इसलिए बोला क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए बोलता है। तो आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल। अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि इसके बनाने से एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो समाज है या देश है उसमें स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसका जो एक ओवरऑल पर्पस है वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल बनाने को बोला गया है और इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि उस इंटरस्टेट काउंसिल की कौन कौन सी ड्यूटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज हो सकती हैं। तो जैसे बोला गया कि इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन द स्टेट। मतलब क्या कि ऐसे मैटर जिनके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, उनके ऊपर डिस्कशन करना ताकि वो डिस्प्यूट आगे हो ही ना। ठीक है, दूसरी बात, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट और द सेंटर हैव कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट ऐसे कुछ बहुत सारे मैटर होते हैं, जैसे टैक्स की अगर हम बात करें, रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे मैटर हैं जहां पर स्टेट का भी इंटरेस्ट है,
स्टेट के भी फाइनेंस को पैसा चाहिए और सेंटर का भी इंटरेस्ट है क्योंकि सेंटर के फाइनेंस को भी पैसा चाहिए। तो ऐसे मैटर जिनके ऊपर दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई फ्रिक्शन ना आए उनके बीच में, ठीक है। इसके साथ साथ जब डिस्कशन हो तो उसके बाद रिकमेंडेशन देना, एक पूरी एडवाइस देना कि कैसे हम एक बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट साहब को पावर दी गई है कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हो अगर आपको लगता है कि इसके बनाने से एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। और उसके साथ साथ आर्टिकल 263 में यह भी बताया गया है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी उसकी कौन कौन सी ड्यूटी हो सकती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जब प्रेसिडेंट साहब इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे तो इन्हीं 3 ड्यूटी को फॉलो करेंगे, वो इनमें से किसी को ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को सोचते हैं तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम द टॉपिक इंटर स्टेट काउंसिल। तो याद रखिएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बार बार बोल के याद करवा दिए कि आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टेब्लिशमेंट, इसमें मैंने आपको एक चीज बता दी है अभी तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है। सेक्रेटरीट कहां पर है, ड्यूटीज क्या हैं, स्टैंडिंग कमेटी है या नहीं है, अगर है तो कब बनी है, कितने मेंबर हैं। इसके साथ साथ जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसकी कंपोजिशन क्या है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कंपोजिशन पे ही आते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तो आपको बता दिया है मैंने आर्टिकल 260 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 263 ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल जब उनको ऐसा लगता है कि इसके बनाने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, देश और समाज का भला हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश, यहां पर मस्ट नहीं बोला है, शैल भी नहीं बोला है। अगर शैल बोला होता तो मतलब एस्टेब्लिश करनी थी, लेकिन कैन बोला हुआ है, ठीक है। एन इंटर स्टेट काउंसिल इफ इट एनी टाइम्स इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा उसके एस्टेब्लिश करने से, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए बहुत सारी कमेटीज ने पहले रिकमेंड कर दिया था कि आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, और 1990 जब पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई उससे पहले राजा मन्नार कमेटी की अगर हम बात करें, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, तो इन सबने रिकमेंड कर दिया था कि आपको एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 263, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल नहीं बनाई गई। फाइनली जब सरकारिया कमीशन बैठता है इंटर स्टेट रिलेशन पर, वे बैक इन 1983 में आपका सरकारिया कमीशन अपॉइंट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट ऑन द मैटर्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सरकारिया कमीशन अपनी रिकमेंडेशन सौंपता है 1987-88 में, और वहां पर वो बोलता है कि अब एक बहुत स्ट्रांग नीड है इंटर स्टेट काउंसिल की। और एक स्ट्रांग नीड क्यों आ चुकी है, क्योंकि अब 1967 वाला टाइम नहीं है, 1950 वाला टाइम नहीं है जब सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, कांग्रेस है ना, कांग्रेस, ऐसा टाइम नहीं है। अब रीजनल पार्टीज का राइज हो रहा है, स्टेट में गवर्नमेंट अलग है, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट अलग है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अब इन फ्रिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना जरूरी है जहां पर ये दोनों बैठें और डिस्कशन करें। तो सरकारिया कमीशन ने 1987-88 में ये रिकमेंड किया कि अब आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। तो 1990 में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है, जनता दल गवर्नमेंट के नाम से हमको जानते हैं पॉपुलरली, तो वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अब मैंने वीपी सिंह गवर्नमेंट बोला, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट साहब अपनी कोई भी पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय पीएम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड किया कि अब हमें एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब ने एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, द इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द वीपी सिंह गवर्नमेंट या जनता दल गवर्नमेंट इन 1990, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। अब बात करते हैं कि इनकी ड्यूटीज क्या थी। देखिए जो ड्यूटीज आर्टिकल 263 में बताई गई हैं उनमें से बी और सी, जो सेकंड और थर्ड ड्यूटी है, वो उन्होंने कॉपी कर ली। उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट जिनके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जिनके ऊपर कॉमन इंटरेस्ट है, सॉरी डिस्प्यूट नहीं, जिनके ऊपर कॉमन इंटरेस्ट है, ये इनकी ड्यूटी रहेगी कि जहां पर भी कॉमन इंटरेस्ट के मैटर है, जिनके ऊपर फ्यूचर में फ्रिक्शन आ सकता है, उनके ऊपर डिस्कशन करना है, डेलिब्रेशन करना है। इसके साथ साथ रिकमेंडेशन देनी है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। और एक तीसरी ड्यूटी ऐड करी गई। तीसरी ड्यूटी क्या थी कि वो मैटर
जो जनरल इंटरेस्ट के हैं और जिनको इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन ने बोला है कि हम इस पे डिस्कशन करें, उनको भी डिस्कस करना है। तो तीसरी ड्यूटी जो कि आर्टिकल 263 में नहीं थी, उसको ऐड किया गया और बोला गया कि एक ऐसी मैटर पर, जनरल इंटरेस्ट के मैटर पर, जो कि चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, दीज आर दी ड्यूटीज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंटरस्टेट काउंसिल की है वो है कि उसकी कंपोजिशन। देखिए, जब मैं काउंसिल की कंपोजिशन की बात करता हूं तो यहां पर हमें सेंटर के भी इन्विटी देखने को मिलेंगे और स्टेट के मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। जो चेयरमैन है इंटरस्टेट काउंसिल का, याद रखिए, जो चेयरमैन है इंटरस्टेट काउंसिल का वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो पोजीशन, कि जो भी पीएम ऑफ इंडिया होगा वो चेयरमैन होगा इंटरस्टेट काउंसिल का। उसके अलावा कौन कौन से मेंबर होंगे? उनके अलावा जितने भी स्टेट्स इंडिया में, अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हुआ है तो उनके चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ये सब एज अ मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इन द इंटरस्टेट काउंसिल। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके भी चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, वो यूनियन टेरिटरीज फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, जिन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है यूजिंग द आर्टिकल 356, वहां पर जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा 6 इन्विटी होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको पीएम इनवाइट करता है, चेयरमैन इनवाइट करता है, जिनमें होम मिनिस्टर तो पक्का होते ही होते हैं। ठीक है, 6 सेंट्रल मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। क्लियर है कंपोजिशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 सेंट्रल मिनिस्टर, उन स्टेट्स में जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहां पे गवर्नर, उन यूटीज में जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे चीफ मिनिस्टर, उन यूटीज में जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं है तो वहां के चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर काउंसिल की मीटिंग नहीं हो रही है, अगर मान लो काउंसिल है, वैसे तो बोला गया कि जो काउंसिल है इंटरस्टेट काउंसिल, ये साल में एटलीस्ट मिनिमम 3 बार तो मिलेगी। 3 टाइम्स तो ईयर में मीटिंग होंगी। अगर मीटिंग नहीं हो रही है या फिर मीटिंग में कुछ डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, कि हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो उस काम को कौन कंप्लीट करेगा? स्टैंडिंग कमेटी। दिस कमेटी वाज सेट अप इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन। अब पूरे साल तो मीटिंग होती नहीं रहेंगी, लेकिन जब मीटिंग नहीं होंगी उस टाइम पर प्रोसेस चलता रहे, रिपोर्ट्स बनती रहे, एक पूरी कंसल्टेशन चलती रहे, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई 1996 में। और इस स्टैंडिंग कमेटी की भी कंपोजिशन है। यहाँ पर हेड कौन है स्टैंडिंग कमेटी का? यूनियन होम मिनिस्टर। कौन? यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, 5 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 9 चीफ मिनिस्टर, दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। फिर 1991 में इनका सेक्रेटरीट भी बनाया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, और ये सेक्रेटरीट जोनल काउंसिल के सेक्रेटरीट की तरह भी एक्ट करता है। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी एक फोरम है जो हेल्प करता है इन ईजिंग आउट टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करी गई है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं कवर किया है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर आप हमें पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा दीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दैट, ठीक है, जहां पर हम अच्छे से पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी कवर कर लेंगे और फिर बाद में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कवर कर लेंगे। अगर आपको ऐसा कोई लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, ठीक है। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आती है, जो बोलते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है या बिटवीन 2 स्टेट्स कोई डिस्प्यूट आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। उस पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, उस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। लेकिन वो जो सुनवाई है या वो जो इफेक्ट है पूरा, वो लीगल मैटर्स पे ज़्यादा होता है, जहां पर कोई लीगल मैटर इन्वॉल्व है। अब जो आपकी इंटरस्टेट काउंसिल है ये लीगल अफेयर्स को तो डिस्कस करती है, लेकिन ये साथ में नॉन लीगल अफेयर्स को भी डिस्कस करती है। और इसका जो रोल है, इट इज नॉट इन कंपटीशन विद द सुप्रीम कोर्ट रोल। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई इसका कंपटीशन नहीं है
कि आप डिस्कस करोगे, ये मैं डिस्कस करूंगा, हम दोनों एक दूसरे के मैटर डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इनका रोल इन कंप्लीमेंट्रिटी है टू दी सुप्रीम कोर्ट वर्क। अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो ये भी कर सकते हैं, ताकि मैटर जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, कॉमन एंड पर दोनों पहुंच जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल फंक्शन नहीं करती है, इट इज इन कंप्लीमेंट्री टू दी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनके साथ में काम करती है, उनके एक मिलकर एक काम करती है। उसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये रखनी है कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती है। इनकी जो पूरी मीटिंग है उसका दी एडवाइस देती हैं। देयर फंक्शंस आर ऑफ मेनली एडवाइजरी इन नेचर, रिकमेंडेशंस आर ऑफ मेनली एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, साल में 3 बार मीटिंग होगी, क्लियर है आपको। उसके बाद जो भी मीटिंग होगी वो कैमरा में होंगी। और एक और बात कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा वो बाय कंसेंसस लिया जाएगा, मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोले कि ये होगा तो वही होगा, ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाय मेजोरिटी लिया जाएगा। ठीक है, अब हमने टॉपिक कवर किया है तो आशा करता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लायक हो। ठीक है, अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो प्लीज इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है तभी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। The council can meet at most 3 times in a year. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 only, and none of the above. अब ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार सोचिए और आंसर करिए। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए पहले, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। और कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर लिखोगे उसको डिलीट नहीं करोगे। अगर आपका आंसर भले गलत है पर डिलीट नहीं करना है। देखिए, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, बिल्कुल सही बात है, जनता दल गवर्नमेंट ने 1990 में एस्टेब्लिश करी थी, बट नॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन, इट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। मैंने आपको बताया ना अभी, क्लियर है वाली बात। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो कि 1996 में बनाई गई थी फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन, उसको हेड कौन कर रहा है? उसको हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ना कि प्राइम मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, पहली भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? 3 या 4, सी या डी। ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट बची। अब तीसरी भी देख लेते हैं। द काउंसिल कैन मीट एट मोस्ट, नो, एट लीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर। मिनिमम 3 बार तो मिलना ही मिलना है। तो थर्ड भी गलत है, तो आंसर क्या बनेगा? डी, नन ऑफ द अबव। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए होमवर्क है ये। आपको अपना जो होमवर्क है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना है। क्या होमवर्क है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेंबर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से मेंबर हैं इंटर स्टेट काउंसिल के? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से लोग मेंबर हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। एंड आई होप कि अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपका अब जो रिएक्शन आ रहा होगा वो हो रहा कमेंट टाइप करना, कि आप जल्दी से आंसर टाइप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको आंसर टाइप करना है। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेंस के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप चाहें तो रिव्यू कराने के लिए इसका आंसर अगेन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया। आपको 4 मार्क्स 60 वर्ड में आंसर लिखना है कि एक छोटा सा नोट आपको लिखना है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया या रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।